साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने लगातार मुझे कमेंट भी किए काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किए और सब लोगों ने एक ही चीज़ का डिमांड किया कि जेपीएससी के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाइए, कोई ऐसा रणनीति बताइए जिससे जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और इसके लिए कुछ मैं आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने जा रहा हूँ। एक कोई ठोस रणनीति जिसके तहत हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आपके पास हो तो जानिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी का, जो एक साथ होने वाली है, जो कहीं ना कहीं सबको अंदेशा है, सबको लगभग पता चल चुका है कि लगभग हमारे पास तैयारी करने के लिए और 2 महीने बचे हुए, यानी कि 60 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 दिन बचे हुए और 60 दिन सफिशियंट होता है इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अब तक से आप इस एग्ज़ाम का लगातार तैयारी करते ही आ रहे हैं। और इस 60 दिनों में आपको एक अलग रणनीति, अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टडी तो सब करते हैं लेकिन आपको बहुत हट के करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जो हैं वो 250 सीट से हैं, 252 केवल सीट है और लगभग 3,69,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम होना है, उनके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है। और इसीलिए मैं तमाम बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको यहाँ पे जेपीएससी को करेक्ट करने के कुछ अचूक तरीके और बहुत ही महत्वपूर्ण स्मार्ट लॉजिक और रणनीति को बताने वाला हूँ। ये मेरा नहीं है, बल्कि ये लॉजिक हमारे सीनियर भाइयों का है। सीनियर बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो लगातार 6ठी जेपीएससी में और 5वीं जेपीएससी में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए और आज कोई डीएसपी है, कोई वीडियो है, तो कोई सीओ बन के। एक समय ऐसा था जब वो केवल छात्र थे, लेकिन आज सब के सब अधिकारी बने बैठे हैं। उन सारे अधिकारियों से मैंने बात किया, क्योंकि वो सब हमारे सीनियर्स हैं, हमसे उनकी काफ़ी अच्छा दोस्ती भी है। तो उन लोगों से बात करने के बाद एक रणनीति निकली है कि देखो, 2-3 चीज़ें जो कॉमन होता है इस एग्ज़ाम को लेकर के, जो बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं कि बहुत सारे किताबों को पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। समय हमारे पास कम रहता है, हमारे पास स्टडी ज़्यादा करना रहता है और उस बीच में सही सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सही तथ्यों का, सही किताबों का और सही साथी का सिलेक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम को निकालने में हमें बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही सॉलिड रणनीति के साथ हम इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आखिर क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि 5वीं और 6ठी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। पहले उसको सॉल्व करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, किस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किस तरह की चीज़ों को आपको कवर करना है। कुछ भी बेकार तथ्यों को ना पढ़ें, जितना आवश्यकता है उतना ही पढ़ें। कभी भी आप अपने, अगर मैं प्रश्न पत्र 1 का बात करूंगा तो कभी भी आप अपने इस सिलेबस से बाहर ना जाएं, बिल्कुल भी ना भटकें, क्योंकि सिलेबस से जहां भटक गए आप इस एग्जाम से बाहर निकल सकते हो। इसलिए रिस्क ना लें, खतरा ना लें, आपको सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। और जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और ये मैंने अंग्रेजी में दिखाया, हिंदी में दिखाया, अब आप इसे देख सकते हैं इंग्लिश में भी। मैं सिलेबस किससे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इस सिलेबस को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और एनसीईआरटी बुक को ही ये कॉपी करके सिलेबस बनाया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम एनसीईआरटी बुक का अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा एग्जाम आराम से निकल सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीटी का पेपर 1 का जो हमारा जो सफिशिएंट मटेरियल्स है वो हमें एनसीईआरटी में ही मिल जाता है। बाकी उसके साथ आप लोग कुछ भी गाइड बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और साथ में अगर आप चाहेंगे तो कोई भी फैक्चुअल बुक ले सकते हैं जिसमें तथ्य मिल सकते हैं आपको, जैसे कि क्राउन का हो गया या फिर लुसेंट का बुक हो गया। तो ये हम लोगों ने बात की इसमें कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इतिहास का, तो 11-12 दोनों मिलाकर के आपको पढ़ना क्या है, प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है और आधुनिक भारत पढ़ना है। और अगर बात करेंगे हम भूगोल का,
तो भूगोल में 11 क्लास और 12 क्लास यानी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के दोनों पुस्तकों को, दो 4 पुस्तक होते हैं, उसमें से 4 पुस्तकों को आप लीजिएगा जरूर, लेकिन उसमें से आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन पुस्तक का जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस से मैच करेगा। फिर बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से सफिशिएंट है एनसीईआरटी बुक, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। मैं दिखाना चाहता हूँ इस एनसीईआरटी बुक को कि ये काफ़ी है, क्योंकि आपको इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन इसी से फिर आएगा, 6 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मतलब कि स्थानीय स्वशासन से, और वो इसी में भी है। और फिर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे कहाँ से, आपको 4 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा आपको लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन के लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल या फिर कोई बड़े से किसी स्पेशल किसी मानक बुक का सहारा लेना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 4 नंबर के लिए केवल उतना मोटा बुक क्यों पढ़ेंगे। जो आप पहले से अब तक से पढ़ते आए हैं उसी स्ट्रेटेजी को अपनाइए, फायदा करेगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी का बुक सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर हम साइंस का बात करेंगे तो साइंस में क्लास 9th और क्लास 10th ये 2 बुक्स सफिशिएंट है, बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसको पढ़िएगा, आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने के बाद मजा भी आएगा। तो ये हम लोगों ने बात किया पेपर 1 के बारे में, और पेपर 1 मैंने पढ़ने का सजेशन इसलिए दिया है क्योंकि आपका पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी हो ही जाएगा, क्योंकि मेंस का तैयारी करने के लिए भी आपको अलग से दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यही सब बुक से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। जितना एनसीईआरटी बुक है सारा एनसीईआरटी बुक को से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। अभी आप इस बुक को पढ़ लेते हो, सिर्फ रीडिंग और स्टडी करते हो, बाद में इसका राइटिंग स्किल को देख लेना, राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि जो मैंने आपको एनसीईआरटी या फिर पेपर 1 के बारे में बात किया उसमें केवल आपका 80 क्वेश्चन के आसपास वहां पे कलेक्ट किए जाएंगे, बाकी 110 प्रश्न जो है वो आपका झारखंड से पूछा जाएगा, और इसलिए झारखंड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, एक सॉलिड स्ट्रेटेजी, एक बहुत ही अचूक रणनीति चाहिए, और अचूक रणनीति आपका यही बनता है कि आप झारखंड को घोल के पी जाइए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं एग्जाम का कटअप कितना आता है। पिछले बार का अगर कटअप का बात करेंगे तो पिछला बार 51% में ही कटअप को तय कर दिया गया था। इस बार अगर हम बहुत ही ज्यादा हाई मानेंगे तो भी 52%, 53%, 54%, इवन 55% जाए, फर्क नहीं पड़ता है। तो भी आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपने झारखंड सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया 55% में, तो झारखंड सिलेबस पूरा अपने आप में ही 55% है, पूरा 55% झारखंड सिलेबस ही है। लेकिन अगर आप वहां से 40% ले आते हो, और अगर 20% आप अगर पेपर 1 से ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसीलिए आपको यह रणनीति अपनानी पड़ेगी, और आपको पता है, बेहतर पता है कि आपको टाइम टेबल कैसे यूज करना है। सफिशिएंट है 8 घंटा, अगर आप लोग 8 घंटा पढ़ते हो तो एनफ है इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, मैंने कहा ना, स्मार्ट स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट स्टडी जितना करोगे उतना काम देगा, उतना फायदा होगा। फुट नोट्स बनाइए, बहुत काम देगा आपका, क्योंकि वो नोट्स एग्जाम का जब टाइम आएगा ना, तो केवल सिर्फ एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा, पूरा का पूरा वो मतलब रिकॉर्ड कीजिएगा एक बार, तो मजा आएगा उसको पढ़ने में। और फिर आपको लगेगा ना कि हाँ, मेरे को सब याद है, और फिर काफी अच्छे से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये था तरीका। करंट अफेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मैं इसके लिए अलग से एक सफिशिएंट काफी है, मतलब कि 4-5 मिनट का मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि करंट अफेयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और किस पोर्शन को हमको काफी मजबूती से पकड़ना है, मजबूत करना है। और मैं आप तमाम बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि खुद को कभी कमजोर मत समझिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं कर पाएंगे तो आप थक जाओगे, आप ज्यादा स्टडी नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि उम्र कभी थका नहीं सकती है, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती है, अगर जिद है कुछ बड़ा पाने का तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल भी अभी आपके पास 2 महीना सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और इस 2 महीने में अच्छा खासा रणनीति के तहत इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अगर आपको किसी तरह का कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह का नोट्स भी चाहिए तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।